The amount of एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में एक दो छोटे टॉपिक और हमें भी कवर करने हैं। इसमें आज का फर्स्ट टॉपिक है एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे सेविंग्स क्या होती हैं? एक्स एंटे सेविंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग्स which households or savers ex ante saving refers to the amount of savings which households or savers plans to save at different levels of income in the economy। देखें, जो ex ante saving है इसमें सबसे important word है प्लान। यहाँ पर जो प्लान सेविंग्स होती हैं उन प्लान सेविंग्स को जो प्लान सेविंग्स होंगी उन प्लान सेविंग्स को हम लोग एक्स एंटे सेविंग कहते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर जो हाउस हैं या जो सेवर्स हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितनी सेविंग करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज एक्स एंटे सेविंग्स। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग्स ऑफ द पीपल और ऑफ द हाउस होल्ड और ऑफ द सेवर्स at different level of income is known as ex ante saving. Planned savings are known as ex ante savings. And जब हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू सेव, तो प्रोपेंसिटी टू सेव की भी डेफिनेशन यही थी। प्रोपेंसिटी टू सेव में भी यही हमने पढ़ा था कि द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट level of saving corresponding to different levels of income is known as propensity to save. So that planned saving is also called as propensity to save. यहाँ कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नो सर, क्लियर है।
ex ante investment refers to the amount of investment which firms plans to invest at different levels of income in the economy. The amount of ex ante investment or planned investment is determined by the relation between investment demand and rate of interest, that is by investment demand function. Ex ante investment is again the desired level of investment by the firms at different levels of the income in the economy. तो ex ante investment भी planned investment होती हैं जो investment firms यानी producer sector different levels of economy, different levels of income in the economy के different levels of the economy पर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान करते हैं. तो जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है उस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को ही हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कहते हैं. और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो आरओआई होता है. यानी जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम जैसे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट से, दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का सीधा रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है. अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा मिलेगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर लो होगा तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. तो इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन कहते हैं. यानी इन्वेस्टमेंट उतनी ही की जाएगी
या इन्वेस्टमेंट जो होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर इंटरेस्ट का रेट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, और अगर इंटरेस्ट का रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती हैं उन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये एक्स एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल, जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वहां डिटरमिन होता है जहां पर हमारी प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती हैं। मींस आवर इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये बात याद रखनी है कि प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जब आपस में इक्वल होंगी तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। अब ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल होती हैं। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग्स में डिफरेंस होता है, लेकिन जब प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वेट करती हैं तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और जब एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है, या उसमें रेगुलर एडजस्टमेंट्स होती हैं, और वो एडजस्टमेंट तब तक चलती हैं जब तक कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड सेविंग के इक्वल ना हो जाए। तो ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है ये आपका इक्विलिब्रियम का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर होता है, लेकिन वहां पर हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ेंगे। तो वहां हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम वहां पढ़ेंगे। तो इसीलिए लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जहां वहां पर सेविंग की बात करेंगे तो आपकी प्लान्ड सेविंग यानी एक्स एंटे सेविंग होंगी, और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होगी। तो अंडर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच व्हेन सेविंग बिकम्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स आर ex ante savings and investment are ex ante investment. When saving becomes equal to investment, the economy is said to be in equilibrium. If there is a disequilibrium state, then there will be regular adjustment will take, or regular interaction will take with the level of output in such a manner that the saving at till that point where saving and investment, or ex ante saving and investment ex ante investment becomes equals to each other. So equilibrium of the economy is where when there will be ex ante saving becomes equal to ex ante investment. ये मैंने आपको ओरली बता दिया, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक्स एंटे के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे जो प्लान्ड होती है वो एक्स एंटे होती हैं, और जो एक्चुअल या रियलाइज्ड सेविंग्स होती हैं वो हमारी एक्सपोज सेविंग होती है, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और रियलाइज्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। मींस ये कि जो एक्सपोज्ड हैं वो एक्चुअल होते हैं, और जो एक्स एंटे हैं वो प्लान्ड होते हैं। तो planned saving is ex ante saving, actual saving is your ex post saving. Planned investment is ex ante investment, and actual investment is ex post investment.
नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। जो एक्सपोज्ड सेविंग्स होती हैं हमारी, एक्सपोज्ड सेविंग का मतलब होता है एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग। यानी इकोनॉमी में जितनी एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग होती हैं उनको हम एक्सपोज्ड सेविंग कहते हैं। एक्सपोज्ड सेविंग और एक्चुअल सेविंग जो होती हैं वो प्लान्ड सेविंग्स एंड अनप्लान्ड सेविंग्स का समेशन होता है। और नेक्स्ट एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट का टोटल होती है। जो आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती है उसमें आपकी जो एक्सपोज्ड सेविंग होती है उसको एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट के
इक्वल रखने के लिए एफर्ट किया जाता है, क्योंकि आपकी प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकती हैं, लेकिन इकोनॉमी को जब इकोनॉमी एक्चुअल में फंक्शन करती है तो इकोनॉमी में ये हमेशा इंश्योर करना होता है कि जो आपकी एक्सपोस्ट यानी जो एक्चुअल सेविंग है और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहती हैं एट डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ इनकम। और ऑब्वियस है कि जब ये दोनों सेम नहीं होंगी तो अगेन एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट को इक्वेट करने के लिए एफर्ट करते हैं, यानी इनकम को, क्योंकि गवर्नमेंट को सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करना है, इसके लिए इकोनॉमी अपने आउटपुट लेवल को या इनकम के लेवल को लगातार उसमें फ्लक्चुएशंस करती हैं, ताकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट दैट इज एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाएं। तो जो आपके प्लान्ड वैल्यूज होती हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, उनको इक्वल किया जाता है थ्रू चेंजेस इन द आउटपुट, और जो एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट होती है वो एक दूसरे की इक्वल रहती हैं, और लेवल ऑफ इनकम में फ्लक्चुएशंस करके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल सेविंग को इक्वेट किया जाता है। यहाँ तक कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिए। नो सर। अभी तक हमने आज जो पढ़ा है वो आज हमने ये पढ़ा है, एक्स एंटे सेविंग desired level of saving, ex ante investment, desired level of investment, and ex post saving are actual or realized saving, ex post investment are actual investment or realized investment. Saving and investment, saving and investment, ex post, ex ante saving और ex ante investment जहां पर इक्वेट करेंगी वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट, रियलाइज सेविंग और रियलाइज इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वेट होती हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर इनको इक्वेट किया जाता है, और एक्सेंटे सेविंग और एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट को आउटपुट के लेवल में फ्लक्चुएशंस करके इनको इकोनॉमी बैलेंस करके इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में रखा जाता है। इसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका full employment and involuntary unemployment. Now the first is full employment. Full employment refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate gets work without any undue difficulty. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो वर्ड है, विलिंग एंड एबल टू वर्क. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. विलिंग एंड एबल टू वर्क का मतलब है, अगर आप काम करने के लिए विलिंग ही नहीं हो, आपकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, तो आपको हम अनएम्प्लॉयड थोड़ी ना कहेंगे. और या आपके अंदर एबिलिटी टू वर्क नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते. मींस अगर हम ये कहें कि एक इकोनॉमी के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी एज ऑफ जॉब को क्रॉस कर चुके हैं, अब उनके अंदर एबिलिटी टू वर्क नहीं है और ना ही वो विलिंग टू वर्क है, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है. वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, ना एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज अब उनकी विलिंगनेस और एबल टू वर्क नहीं है. इसका मतलब हम बात करें कि दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जैसे इंडिया के अंदर 58 ईयर या 68 ईयर्स ऑफ एज जॉब के लिए है, अबव 14 ईयर्स, तो जो लोग इस एज में आते हैं और जो काम करने के लिए विलिंग है और एबल है, तो विलिंगनेस और एबिलिटी टू वर्क होगी. और अगर जो वर्क के लिए विलिंग है और एबिलिटी रखते हैं, और हर एक इकोनॉमी के अंदर एक एग्जिस्टिंग वेज रेट होता है हर एक टाइप ऑफ जॉब का, तो अगर इकोनॉमी में जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है, उस वेज रेट पर जो भी लोग विलिंग और एबल टू वर्क हैं, अगर उनको काम मिलता है और विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी. अनड्यू डिफिकल्टी का मतलब है कि आप बोलो कि नौकरी मेरे घर में आ जाए, मैं घर बैठा रहा हूं, मेरा घर पे इंटरव्यू हो जाए, ऐसा नहीं. मींस आपने उसके लिए स्किल ली हो, आपने जॉब का पर्चा भरा, एप्लीकेशन भरी, आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए, फिर आपने जॉब ज्वाइन करी, फिर आपने अपने को वहां अकोमोडेट करा, तो ये तो सारी ये डिफिकल्टीज नहीं है, ये तो एक नेचुरल चीजें हैं जो उसके साथ लगेंगी ही. तो वो कह रहा है इसमें अनड्यू डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर तो हमें चाहिए. तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन जिसमें जो भी लोग विलिंग एंड एबल टू वर्क है वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे जॉब को प्राप्त करते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो हम कहेंगे कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट है. और फुल एम्प्लॉयमेंट के दौरान दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती हैं. वो दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब आप अपनी, ये एक टेम्पररी फेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब कोई वर्कर एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब की तलाश में जाता है और इन बिटवीन वो अनएम्प्लॉयड रहता है, तो उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अब कई बार क्या होता है, मार्केट लेबर मार्केट इम्परफेक्शंस होती हैं. मींस जो वर्कर है उसको मार्केट में जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो पहले ही कोई नौकरी ज्वाइन कर लेता है, बाद में उसको पता लगता है अच्छा वहां इससे बेहतर नौकरी है और मेरे स्किल की नौकरी है, तो वो अपनी नौकरी को वहां से छोड़ करके नई जॉब की तलाश में चला जाता है. या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, या कोई प्लांट ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, आप स्किल्ड नहीं है, आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि आप उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, आप नई जॉब की तलाश में चले गए. प्लांट था डेड हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, आपको जॉब से हटना पड़ा. जब तक वो प्लांट दोबारा रिपेयर नहीं हो जाता या आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती, तो ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट आई है, तो ये सारे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस होते हैं. तो ये टेम्पररी फेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर लोग न्यू जॉब की तलाश में इधर से उधर होते हैं और टेम्परेरली वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. पर ये फुल एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट होता है, पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होने पर ये नहीं कहा जाएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है. मींस फुल एम्प्लॉयमेंट का एक फीचर फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता ही है. इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखें,
किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब में जो वर्कर्स के लिए स्किल चाहिए होती है, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम अन इस ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, पहले मैं आपको आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बता दूं कि जो भी करंट गवर्नमेंट है हमारी, या जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, पर्टिकुलरली करंट गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा एफर्ट किया। जैसे आपको अभी पता है कि तमिलनाडु के अंदर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने 12 मेडिकल कॉलेज ओपन किए, उनका इनॉग्रेशन कराया 2 दिन पहले। क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज इंडिया में कम है, और साउथ की तरफ वहां पर खोलने ज्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ रिसोर्स ज्यादा है, तो वहाँ 12 उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। हर एक स्टेट्स के अंदर ITI कॉलेज खोल दिए गए जूनियर स्किल्स के लिए, जो छोटी मोटी स्किल्स होती हैं। आई ITI कॉलेज इंक्रीज किए गए हैं, MBBS कॉलेज इंक्रीज किए गए हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अपने ही इंस्टीट्यूट खोले हैं। तो गवर्नमेंट ये जितनी भी टाइप की यानी स्किल्स डेवलपमेंट जो कर रही है, स्किल डेवलपमेंट इसलिए कर रही है ताकि इंडिया के अंदर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। जैसे कंप्यूटराइजेशन हुई तो बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके पास कंप्यूटर्स के लिए नेसेसरी स्किल्स नहीं थी, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसका मतलब ये तो अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब एक इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस तो आते हैं, तो हमारे पास एक रेडी वर्कफोर्स होनी चाहिए जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग तैयार हो। और वो तभी पॉसिबल है कि जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आने हैं उनको एनालाइज किया जाए, उसके अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी के अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाए, ताकि अपॉर्चुनिटीज, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में डेवलप होंगी, उसके लिए हमारे पास नीडेड स्किल यूथ के पास होनी चाहिए। इसलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ताकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जा सके। तो ये जो 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आना एक ऑब्वियस फीचर है हर एक इकोनॉमी का, और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बेटरमेंट ऑफ जॉब के लिए या किसी भी इम्परफेक्शन होने की वजह से चेंज ऑफ जॉब एक कॉमन फैक्टर है। तो चेंज ऑफ जॉब और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो ये एक इकोनॉमी के 2 फीचर होते हैं। तो इसमें इनको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तब मानते हैं जब वो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जो लोग विलिंग एंड एबल टू वर्क है, अगर उनके लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट में उनको काम नहीं मिल रहा है, तब हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी कहते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी का मतलब केवल इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी होता है, ना कि स्ट्रक्चरल या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज रेफर्स टू इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। आपको अब इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ आकर के आपका चैप्टर अब 100% खत्म हो गया। कुछ भी आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक इसमें पूछना हो तो पूछ लीजिए मेरे से प्लीज। बेटा जल्दी बताओ। क्लियर है सर। नोट्स लर्न करेंगे, चैप्टर तैयार कीजिए। एक एक्सरसाइज आपके पास आएगी आज होमवर्क में, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आप। और उसके अलावा जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनको लर्न कीजिए, 1 मार्कर क्वेश्चन लर्न कीजिए, और चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए। और एक बार हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर को आप अपने एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए जल्दी से, 2-3 दिन के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। इसको लर्न कर लीजिए, एक चैप्टर आपका तैयार हो गया है। प्लीज ये मत कहिएगा रिवीजन रिवीजन बहुत फास्ट फॉरवर्ड होगी, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बन गए हैं, बस PDF से रिवीजन होगी। दोबारा लिख करके रिवीजन हर एक चीज को बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो धीरे धीरे आज काम कर सकते हैं उसको साथ साथ ही 1-1, 2-2, अगर आप 1 या 2 पेज भी रोज के लर्न करोगे ना, तो भी आपको इसमें इशू नहीं आएगा।